हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो रिवर्स वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कूलम्स, शायद कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था और हमने चार्ज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट लिया था और चार्ज के बारे में कुछ प्रोसेस लिखे थे। कंडक्शन क्या है, कन्वेंशन क्या है और इंडक्शन क्या होता है। उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गया होगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अकॉर्डिंग द 12th क्लास है, दैट्स टॉपिक इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ, जो कूलम्स साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फादर थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक लॉ भी दिया जो चार्जेस के बारे में था। कूलम्स लॉ बेटा क्या कहता है? कूलम्स लॉ क्या कहता है? पहले तो स्टेटमेंट लिख ले हम। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम ने कहा अगर टू चार्जेस कोई भी अज्यूम कर लो, अगर मैं दो चार्जेस लिखूं, जैसे एक चार्जेस लिखता हूं Q1, ठीक है, Q1, और दूसरी चार्ज में लिखता हूं Q2। एक चार्ज मैंने लिखी Q1 और दूसरे चार्ज लिखी Q2। बाबा कुलम बाबा ने क्या कहा? कुलम बाबा ने कहा अगर टू चार्ज को अज्यूम कर लो, ठीक है, तो यहां तो टू चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एक फोर्स के साथ, एक फोर्स के साथ यहां तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, या कुलम बाबा ने कहा या एक फोर्स के साथ वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। एक फोर्स के साथ या तो वो अट्रैक्ट करेंगी या एक फोर्स के साथ वो रिपेल करेंगी। कुलम बाबा ने पहली स्टेटमेंट ये दी कि अगर चार्जेस या तो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं या एक फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है। और कुलम बाबा ने दूसरी स्टेटमेंट क्या दी कि वो जो फोर्स है, पहले न्यूटन कुलम बाबा ने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। पहले कुलम बाबा ने कहा कि दो चार्जेस या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के एक फोर्स के साथ, या तो एक फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करेंगी, पर जो वो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। पर कुलम बाबा ने दूसरी स्टेटमेंट ये दी कि फोर्स, वो जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। वो जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस, जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्स होगा, ठीक है। अगर हम दोनों की प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, इस फोर्स को नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अगर इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू 9th क्लास की लेवल पे कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, F इज इक्वल टू इस कांस्टेंट का सिंबल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ। कुलम्स बाबा ने ये हमें फॉर्मूला बताया, पर कुलम्स बाबा ने एक स्टेटमेंट बताई, कुलम्स बाबा ने एक पॉइंट बताई। कुलम्स बाबा ने कहा जो के है ना कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है कुलम्स कांस्टेंट। कुलम्स कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम है कुलम्स कांस्टेंट। कोलम बाबा ने कहा के अज्यूम कर रही कोलम बाबा ने और के की वैल्यू भी कैलकुलेट की कोलम बाबा ने। कोलम बाबा ने कहा अब के का नाम क्या रखूं? उसने कहा क्या पता मुझे लोग भूल जाएं, तो इसलिए
के का नाम मैं अपना ही रख देता हूं कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ये कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो याद रखिएगा बच्चों, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट की जो कूलम्ब बाबा ने वैल्यू कैलकुलेट की, वो वैल्यू थी K इज इक्वल टू कितनी थी, 9 इंटू 10⁹। और हमें पता है कूलम्ब्स कांस्टेंट के कोई ना कोई यूनिट्स भी होंगे, तो कूलम्ब्स कांस्टेंट के यूनिट्स कौन से होंगे, देखो अगर कूलम्ब्स कांस्टेंट के हमें यूनिट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 क्या कर रही है मल्टीप्लाई कर रही है, तो यहाँ जाके डिवाइड करेंगी Q1 Q2 इज इक्वल टू कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, इसके यूनिट्स निकालते हैं, फोर्स का न्यूटन और रेडियस का जो आर है, जो डिस्टेंस है इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, और Q1 Q2, Q1 चार्ज का कूलम, Q2 चार्ज का कूलम, कूलम से मल्टीप्लाई करेगा तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा। इट मींस कूलम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, ये क्या है इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, और कूलम बाबा ने ये वैल्यू किस फार्मूले से कैलकुलेट की, क्योंकि कूलम बाबा ने कहा जो कूलम कांस्टेंट होता है ना, वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस वैल्यू से, इस फार्मूले से कूलम बाबा ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट चाहे सैंपल है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, और परमिटिविटी वर्ड लिया गया है परमिशन से। ठीक है बाबा, ये हमें पता है कि परमिटिविटी वर्ड एक परमिशन से लिया गया है, और परमिशन का इसका मतलब क्या क्या, जो परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, क्या ये फोर्स का मैग्नीट्यूड टू चार्ज के बिटवीन इंक्रीज करती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। न्यूटन आ गया मेरे बात में, क्योंकि न्यूटन ने हमें ज्यादा पढ़ा है। और कूलम बाबा ने कहा अगर टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, चार्ज के अराउंड आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी अलो हो रही हैं, या कितनी कम करनी है, कितनी अलो करनी है, इसको ही क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ज्यादा है, याद रखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक परमिशन जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, बहुत कम मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर परमिशन नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परमिशन ही नहीं मिलेगी तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। याद रहेगा, अगर परमिशन डिक्रीज हो जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज हो गया, याद रखेगा, जिसका एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज होता है उस टाइम फोर्स डिक्रीज हो जाता है चार्जेस के बीच में। दैट्स अमेजिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एप्सिलॉन नॉट का इजीली नमूने समझाता हूं। एप्सिलॉन नॉट क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोकती है। ठीक है, याद रखिएगा, परमिशन के खिलाफ होती है एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत तेज मूव करेंगी,
ज्यादा मूव करेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा मूव करेंगे तो फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फील्ड लाइंस जो हैं वो कम फैलेंगी, कम आगे जाएंगी, उनको परमिशन नहीं मिलेगी जाने की, तो फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिशन। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की बात तो कर ली, कूलम्ब्स कांस्टेंट की बात तो कर ली। ठीक है, आर और कूलम्ब्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या मैं फर्स्ट स्टेट फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 जो रियल फार्मूला है कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ का, क्या मैं ये कांस्टेंट यहां नहीं पुट कर सकता? पुट कर सकता हूं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। पर याद रखिएगा जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट कहता है मैं दो चीज पे डिपेंड करता हूं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, और मैं दूसरा डिपेंड करता हूं मीडियम पे। अगर याद रखिएगा चार्जेस के बीच, एयर चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम है, अगर वैक्यूम मीडियम है तो फार्मूला ये वैलिड है फॉर वैक्यूम। अगर चार्ज के बीच में वैक्यूम है तो फार्मूला ये भी वैलिड है, क्योंकि इससे ये निकला है। अगर चार्ज के बीच में वैक्यूम मीडियम है, अगर चार्ज के बीच में वैक्यूम मीडियम है तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अगर चार्ज के बीच में मीडियम आ गया, मीडियम आ गया, तो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने की वजह से इससे उसका नेट मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो उसका फार्मूला अलग बनेगा। ठीक है, पहली एक पॉइंट है जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस नहीं की। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 पावर -12। इसके यूनिट्स के कौन से होंगे? ये क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके यूनिट्स भी इनवर्स होंगे। क्या होंगे? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ फॉर द मीडियम, कूलम्ब्स लॉ फॉर द मीडियम। कूलम्ब्स लॉ फॉर मीडियम, ये फार्मूला कब वैलिड था? वैक्यूम के लिए वैलिड था। मैं एफ के नीचे छोटा सा वैक्यूम लिख देता हूं, वैक्यूम के लिए वैलिड था, ये वैक्यूम के लिए वैलिड था। ठीक है, आप कूलम्ब्स लॉ याद रखिएगा मीडियम के लिए पढ़ेंगे। अगर वैक्यूम का फार्मूला ये है, अगर फोर्स वैक्यूम का फार्मूला ये है, तो अगर चार्जेस के बीच में एक वैक्यूम आ गया, अगर चार्जेस के बीच में ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, वैक्यूम, अगर चार्जेस के बीच में वैक्यूम नहीं, चार्जेस के बीच में मीडियम आ गया, सॉरी, ठीक है, चार्जेस के बीच में अगर मीडियम आ गया है तो क्या होगा? मीडियम कौन कौन सा मीडियम हो सकता है? प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और दूसरे भी कई सारे मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, अगर चार्ज के बीच में मीडियम आ जाएगा, अगर सपोज करके इन दोनों चार्ज के बीच में मैं एक मीडियम रख देता हूं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए अगर मीडियम आ गया है, वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम आ गया है, तो फार्मूला ये इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ये वैक्यूम के लिए था। अब हम किस लिए फार्मूला लिखेंगे?
इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर वैक्यूम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर वैक्यूम में है तो ये फार्मूला था। अगर अगर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में है, मीडियम में है, तो हम लिखेंगे MED मीडियम के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 सारा सेम लिखेंगे, दो चेंजिंग आएगी, 1/F मीडियम, 1/4 पाई, यहाँ क्या था एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एप्सिलॉन मीडियम, यहाँ फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी, यहाँ मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, सारा दूसरा सेम Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया मीडियम के लिए। ठीक है, अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम आ गया है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। सर क्या हम ऐसा नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैक्यूम में है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मीडियम में है दो चार्जेस के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम वाले से कितना गुना डिक्रीज हुआ है, क्या हम ये नहीं बता सकते? बेटा बता सकते हैं ये भी। वो कैसे आप मालूम करेंगे? वो ऐसे मालूम करेंगे, देखो तो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन मीडियम, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन मीडियम अपान एप्सिलॉन नॉट और ई आर का मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर का मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अगर हमें ये बताना है कि फोर्स मीडियम वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम वाले से कितना गुना डिक्रीज हुआ है, तो एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन मीडियम वाले को एप्सिलॉन वैक्यूम वाले से रिलेट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे? देखो रिलेटिव परमिटिविटी के कोई पूछे क्या है, तो आप कहेंगे रेशियो ऑफ एप्सिलॉन मीडियम अपान रेशियो ऑफ एप्सिलॉन मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस परमिटिविटी, दैट्स कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन मीडियम यहाँ सेम रखूं, एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड कर रही है, तो यहाँ जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये इक्वेशन इसकी प्लेस पे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। यहाँ एप्सिलॉन मीडियम की प्लेस पे या क्या ये नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो लिखेंगे एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन मीडियम किसके इक्वल है? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एफ मीडियम इज इक्वल टू, क्या ये जो फार्मूला है, क्या ये जो फार्मूला है, ओ ये जो फार्मूला है, ये इस एप्सिलॉन आर को छोड़ के ये जो दूसरा सारा फार्मूला है, ये दूसरा सारा फार्मूला क्या इसके इक्वल नहीं है? फोर्स वैक्यूम वाले के इक्वल नहीं है? इक्वल है, बिल्कुल है। तो लिखेंगे फोर्स वैक्यूम अपान बचा क्या, एप्सिलॉन आर, ये दूसरा फार्मूला आ गया। देखो वैक्यूम वाले फोर्स को मीडियम वाले फोर्स के टर्म में लिख दिए हैं, कितना गुना डिक्रीज हुआ है, कितना गुना इंक्रीज हुआ है, इस फार्मूले के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, और ये तो कुछ पॉइंट्स हो गई मैंने जो बताई हैं आपको। आइए इन अदर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, और तो वीडियो क्या लंबा हो जाए, तो इसलिए हम 30 मिनट्स का इस वीडियो
आज अपलोड करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा याद रखेगा, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, डिस्टेंस के स्क्वायर के था, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के था। अच्छा ये पता है। और अगर आपको पूछे फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में ग्राफ कौन सा बनेगा, तो याद रखिएगा ग्राफ जो बनता है फोर्स और डिस्टेंस आर स्क्वायर के बीच में, वो बनता है हाइपरबोला, ठीक है। ये कर्व ग्राफ बनता है, कर्व ग्राफ बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये बात तो आपको समझ आ गई ना। अच्छा ये पॉइंट भी ग्राफ वाली आपको समझ आ गई है। उसके बाद कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ फॉलो, कुलम्स लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ। कुलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को बच्चों फॉलो करता है। वो कैसे, देखो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगा रही है, तो Q2 चार्ज भी Q1 फोर्स Q1 पे फोर्स लगा रही है इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। जितना आप धकेलोगे तो वो जैसे कि एक बॉल लो और बाल को जितनी जोर से फेंकोगे बाल पे, तो बाल भी उतनी ज्यादा फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है, यहाँ हमें हमारे पास बाल फेंकेगी। तो यही होता है चार्जेस में, क्या होता है, जितनी Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगी तो Q2 चार्ज भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगी। इट्स द फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। उसके बाद कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सर ये क्या है बेटा, न्यूटन बाबा ने बताया कि अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, न्यूटन बाबा ने बताया हर एक मास वाली बॉडी दूसरी मास वाली बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और वो फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा बेटा वो क्या करता है, वो भी इनवर्स स्क्वायर ला था, वहीं से कॉन्सेप्ट लेकर कुलम्स बाबा ने भी ये फार्मूला चार्जेस पे अप्लाई किया, ठीक है। तो वो न्यूटन बाबा ने बताया कि हर मास वाली बॉडी दूसरे मास वाली बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी फॉलो करता है, वो भी फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। उसके बाद ठीक है, एक पॉइंट ये रहे, एक पॉइंट रहे, और दूसरी पॉइंट ये है कुलम्स लॉ वैलिड फॉर, कुलम्स लॉ कब कब वैलिड है, कब वैलिड है कुलम्स लॉ, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, कुलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, वैलिड है। पॉइंट चार्जेस में क्या होती है, पॉइंट चार्जेस को हम पॉइंट जितना कंसिडर करते हैं। पॉइंट चार्जेस वो होती हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उनकी साइज से ग्रेटर होता है, जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये भी कुलम बाबा ने बताया, और कुछ ये पॉइंट थी हमने आपको बताई, और बस यही थी न्यूटन कुलम्स की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। अच्छा उसके बाद डिस्कस करते हैं, हाँ और एक पॉइंट है, याद रखिएगा कुलम्स लॉ में चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। मैं इसको ज़बानी बताता हूँ, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। बट जो ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट था जो न्यूटन बाबा ने बताया था, वो मास वहां अट्रैक्ट ही करते हैं एक दूसरे को, रिपेल नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद
F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, द रियल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल फार्मूला है, तो ओ लिख देता हूं यहां। ठीक है, तो बेटा अगर मैं क्या करूं, चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड, if the magnitude of charge is doubled, अगर मैं चार्ज का बीच का मैग्नीट्यूड डबल कर दूं, क्या डबल कर दूं, तो एट व्हाट टाइम्स फोर्स इंक्रीज टू ओरिजिनल फोर्स। बेटा अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड में डबल कर दूं तो बताइए कि फोर्स कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कैसे होगा। देखो चार्ज का बीच का फोर्स फार्मूला क्या था, एफ नॉट इज इक्वल टू के। ठीक है, चार्जेस का बीच का मैग्नीट्यूड क्या किया है, मैंने डबल कर दिया है। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल, ये 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डबल कर दिया है चार्जेस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, 2 Q1 के लिए 2 Q2 के लिए। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो एफ नॉट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बचेगा क्या, के Q1 Q2। ठीक है, ये Q1 के लिए था, ये Q2 के लिए था, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं रहा क्योंकि 4 आ गया है ना, क्या आ गया है, 4 आ गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फोर्स सेम ही रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू 4। और ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, ओरिजिनल फोर्स का फार्मूला है, तो लिखेंगे एफ नॉट। ये ओरिजिनल फोर्स से 4 गुना रियल फोर्स, न्यू फोर्स डबल हो जाएगा, 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। न्यू फोर्स जो है ओरिजिनल फोर्स से 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू है। उसके बाद अगर मैं चार्जेस के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ कर दूं, अगर चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड में हाफ कर दूं तो बताइए न्यू फोर्स है ओरिजिनल फोर्स से कितना गुना डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, के लिखेंगे, सही लिखेंगे। ठीक है, और क्या क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया है तो लिखेंगे 1/2 Q1 का हाफ कर दिया है, फिर मैं Q2 का भी हाफ कर दिया है, 1/Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये ओरिजिनल फोर्स के इक्वल है। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 F नॉट। ये ओरिजिनल फोर्स, न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं कि अगर चार्जेस के बीच के मैग्नीट्यूड में क्वाड्रेट कर दूं तो बताइए मुझे कि कितना गुना फोर्स कम हो जाएगा। लिखेंगे फोर्स न्यू इज इक्वल टू के, क्वाड्रेट का मतलब होता है 1/4 टाइम्स 1/4 Q1 1/4 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एफ न्यू इज इक्वल टू 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/16 हो जाएगा, बचेगा क्या, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ओरिजिनल फोर्स के इक्वल है। तो एफ इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू एफ नॉट, मतलब
के ओरिजिनल फोर्स से न्यू फोर्स से ओरिजिनल फोर्स से 16 गुना कम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको क्वाड्रपल्ड कर दूं, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड, ये क्वाड्रेड है, ये क्या है, क्वाड्रपल्ड है। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड में क्वाड्रपल्ड कर दूं तो ये क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है 4 टाइम्स कर दूं, ठीक है। तो बताइए कि न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से कितना गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, एफ न्यू फोर्स के Q1 4 गुना Q1 4 गुना Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 16 एफ नॉट। इट मीन न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं। रजिस्टर कहाँ रख दिया मैंने, अगर बेटा मैं कहूं कि अगर चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दूं मैं, तो बताइए कि न्यू फोर्स कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, डिस्टेंस क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो लिखेंगे 1/2 आर होल स्क्वायर। बचेगा क्या, के Q1 Q2 अपान 1/4 आर स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों ये जो है किसके इक्वल है, न्यू फोर्स के इक्वल है। तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 4F नॉट, ये ओरिजिनल फोर्स के इक्वल है, ठीक है। ये हो जाएगा, मना इट मीन्स के न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से 4 गुना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्टेंस हमने कम कर दिया है। उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस को क्वाड्रेट कर दूं तो क्या होगा, इट मीन्स 1/4 कर दूं तो क्या होगा कि एफ इज इक्वल टू न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से कितना हो जाएगा, ये 2 रखा था तो 1/4 आ गया, अगर 4 रखेंगे 1/4 रखें तो 1/16 एफ नॉट। न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से 16 टाइम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये आप करके खुद देखें। उसके बाद अगर क्वाड्रपल्ड कर दूं डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या होगा, डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 4R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा 16 एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान 16 R स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ओरिजिनल फोर्स के। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट अपान 16। इट मीन्स ये न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से 16 गुना कम हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये भी हो गया। उसके बाद क्वाड्रपल डबल आप कर लेंगे इजीली। अगर मैं कहूं कि अगर डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूं और चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड जो है Q1 एंड Q2 के का मैग्नीट्यूड जो है वो डबल कर दूं, तो बताइए कि न्यू फोर्स क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, के चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल मतलब 4 Q1 Q2 डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, अपान चार्ज का जो डिस्टेंस जो है हाफ, व्हिच मीन 1/4 आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 एफ नॉट। इट मीन द न्यू फोर्स ओरिजिनल फोर्स से 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग पॉइंट। यहीं तक था हमारा कॉन्सेप्ट, और
उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा लेक्चर, और बेहतरीन लेक्चर था, न्यू लेक्चर था, और डेट्स अमेजिंग पॉइंट थी, और जो ये पॉइंट्स थी मैंने बताई आपको, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको। और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए मेरे लेक्चर्स को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।